हेलो दोस्तों, नमस्ते। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टिल नाउ। ऐसे ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं करियर टॉक में मेरे साथ लाया हूं श्री सुनील सर को, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। और मैं अभी सर को ही बोलने को कहूँगा अपने बारे में। सर, ओवर टू यू। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू तेलिंग जी। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार विश्नोई सीआईडी क्राइम में डीआईजी के पद पर हूँ। बीकानेर के रहने वाला हूँ और पिछले 15 साल से यहीं जयपुर में रह रहा हूँ। मैंने आरपीएस 7 मार्च 1994 को ज्वाइन की थी और उसके बाद में 15 में आईपीएस में प्रमोट हुआ था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस की जो नौकरी है बहुत ही अच्छी नौकरी है, सेटिस्फैक्ट्री है। आपको समाज की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आप सभी इसमें आएँ, अपना करियर बनाएं, समाज की सेवा करें। धन्यवाद। सर, आपकी इस करियर की शुरुआत कैसे हुई सर? आपको क्या इंस्पिरेशन मिला? जैसा आपने बताया कि आरपीएससी से आप आए और फिर अभी आप एक आईपीएस के तौर पे सेंट्रल से जुड़े हुए हैं। तो क्या-क्या फेज़ थे सर और कैसा ये कन्वर्जन था? और बच्चे किस चीज़ का ध्यान रखें, किस में कैसे आ सकते हैं? मेरी इस नौकरी में आने की अलग कहानी है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, जो 1971 में एक्सपायर हुए थे एयरप्लेन में क्रैश में। तो मदर मुझे आर्मी ज्वाइन करने नहीं दे रही थी और मुझे यूनिफॉर्म से लगाव था, यूनिफॉर्म की ही नौकरी करनी थी। तो मैं फिर पुलिस में आया। मैंने आरएएस दिया था। आरएएस अलाइड में सारी स्टेट सर्विसेज होती है। टॉप पे आरएएस है, फिर आरपीएस है, फिर अकाउंट्स एंड सो करीब 26 स्टेट सर्विसेज हैं और स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज भी है। पर मेरा ध्येय ये था कि मैं आरएएस या आरपीएस ही ज्वाइन करूँगा। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी आरपीएस थी और मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा आरपीएस में सिलेक्शन हो गया। ओके सर। तो आरपीएस में सर, जैसे इसमें भी सर कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट्स होते होंगे अलग-अलग। तो आप शुरू से ही क्राइम ब्रांच में थे सर, या पहले आप किसी और में थे, फिर बेस्ड ऑन योर प्रमोशन आप इसमें आए? नहीं, इसमें ऐसा पुलिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इसमें आपकी चॉइस नहीं है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाते हैं। गवर्नमेंट जहाँ भेजे उसमें आपको नौकरी करनी पड़ती है। पुलिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फील्ड में तो है ही सारे। एसपी हैं, आईजी हैं, सीओ है, एडिशनल एसपी है, एसएचओ हैं, वो फील्ड यूनिट्स है। इसके सिविल पुलिस के अलावा आरएसी है, जो आर्म्ड पुलिस है। इंटेलिजेंस ब्रांच है, जिसे सीआईडी एसएसबी कहते हैं। हमारी क्राइम ब्रांच है, सीआईडी क्राइम ब्रांच है। इसके अलावा ट्रेनिंग ब्रांच है, आर्म्ड ब्रांच है, एससीआरबी है। अलग अलग खेलने में अलग अलग ब्रांचेस हैं, पर जहाँ सरकार लगाए वहाँ काम करना पड़ता है। मैं लगभग सभी ब्रांचेस में मैंने काम किया हुआ है। ओके सर। तो आपका सर अनुभव कैसा रहा और कैसा इनका सिलेक्शन प्रोसेस सबका अलग-अलग होता है सर? जैसा आपने बोला कि ये तो गवर्नमेंट और आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं, या फिर अंदर आने के बाद में वो डिपार्टमेंट अपने आप मिलता है? कौन सा जो डिपार्टमेंट? सिलेक्शन के, जैसे क्राइम ब्रांच में या नहीं सीवी नहीं, में या ये तो इंटेलिजेंस में? डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पोस्टिंग गवर्नमेंट करती है। इसमें कोई अलग ओके। क्राइटेरिया नहीं। और सर, इसमें स्टेट और सेंट्रल का कितना रोल होता है आपके इस प्रोफाइल में सर? एक्चुअल में पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप स्टेट सर्विसेज में ज्वाइन करें, जो आरएएस आरपीएस का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। दूसरा यूपीएससी से आप ज्वाइन करें, वो भी कंबाइंड एग्ज़ाम है, जिसमें आईएफएस, आईएएस, आईपीएस सभी हैं। जिसमें जो ज्वाइन करना चाहिए, जब अगर आप आईपीएस ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्ट एसपी रैंक पे आते हैं और एडीजी डीजी तक पहुंचते हैं। आरपीएस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप आईजी तक प्रमोशन लेके पहुंच सकते हैं। तो सर, इसमें जो कमिश्नर की पोस्ट होती है, वो भी आईपीएस वाली होती है या वो फिर आरपीएससी से भी होती है? कमिश्नर जो आप हाँ, जैसे अभी राजस्थान पुलिस के जो हैं जयपुर बेजू जॉर्ज सर। कमिश्नर। हाँ जी, जयपुर कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर, सिटी हाँ, कमिश्नर जो कहें सिटी जिनको अपन। कमिश्नर, जो कमिश्नरेट एक्चुअल में पुलिस में कमिश्नरेट में आपको पुलिस जो कलेक्टर की पावर्स है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है, वो भी पुलिस को मिल जाती है ताकि समन्वय ढंग से रहे। और जो कमिश्नरेट की पोस्ट है वो एडीजी की पोस्ट है। जोधपुर कमिश्नर की पोस्ट है आईजी की पोस्ट है। कोई भी एडीजी आईजी इस पोस्ट पे लग सकता है। ओके। और सर, जैसे अभी तो आपने इंटरनल चीज़ों के बारे में बताया, अब अपन इस पे थोड़ा-सा बच्चों के लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं सर, कि कितना बच्चे को पढ़ाई के लिए ज़रूरी है और क्या-क्या सब्जेक्ट की इसमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बंदे को चाहिए, जैसे कि 12th है या ग्रेजुएशन है? राजस्थान स्टेट सर्विसेज हो चाहे यूपीएससी से आप नेशनल लेवल का कंपटीशन करें, दोनों में ही क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है।
आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मोर एंड लेस दोनों का सिलेबस एक ही है, जब हमने दिया था तब भी एक ही था। अब थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्टेट सर्विसेज वाले में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, और सेंट्रल वाले में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसके 2 पेपर होते हैं। बीच में ये चल रहा था कि ऑप्शनल हटाएंगे और सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म रखेंगे, तो आरपीएससी ने वो मॉडल अडॉप्ट कर दिया और सेंटर में वो अभी तक ड्यू है, अडॉप्ट नहीं हुआ, ताकि अब ऑप्शनल क्योंकि अलग अलग है, किसी के पास मैथ्स है, किसी के पास हिस्ट्री है, किसी के पास फिलॉसफी है, सभी के मार्किंग पैटर्न अलग होते हैं, सिलेबस अलग होता है, तो इसलिए उनको सबको एक पैटर्न पे लाने के लिए बिना किसी ऑप्शनल सारे जीके और लैंग्वेजेस के पेपर रखे हैं राजस्थान में। सर चूंकि आप स्टेट से भी जुड़े रहे और सेंट्रल का भी आपका प्रोसेस पता है, तो जैसा कि हम यूपीएससी में सुनते हैं कि कुछ तो 2 अटेम्प्ट होते हैं या 3 अटेम्प्ट होते हैं मैक्सिमम, और इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्री और फिर मेंस। इसी तरह से सर स्टेट में भी यही है, कितने हाँ। किसमें कितने कितने अटेम्प्ट मिनिमम मैक्सिमम है? दोनों में यही है, पहले प्री एग्जाम हो गए, उसके बाद में मेन होगा। प्री में जो पास होंगे वो एक तरह से छांटने के लिए है कि कुछ निकल जाए, उसके बाद मेन एग्ज़ाम है। मेन एग्ज़ाम जो है दोनों में एक सा है, उनके अलग अलग पैटर्न है, उसमें आपको लक है, जो मेरिट जाएगी उसमें आप कहाँ आते हो, और उसमें आपका सिलेक्शन जो भी कंपटीशन है उसमें तैयारी और आपका लक, आपकी डेस्टिनी दोनों चाहिए। हो सकता है कि आपने तैयारी बहुत अच्छा की लेकिन नहीं हो, और तैयारी कम हो और सिलेक्शन हो जाए, तो आपका जो लक भी है, डेस्टिनी जो है, वहाँ भी मेरे हिसाब से आपको जाएंगे। ओके, तो मतलब पॉजिटिविटी रखें और एक अपना बिल्कुल। मान के चलें कि हम अपना 100% दे रहे हैं, और होगा तो ठीक है, नहीं तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाए, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करें। बिल्कुल, दोनों सेम है, कंपटीशन दोनों बराबर है। ये ऑल इंडिया कंपटीशन है, नेचुरली वो ज़्यादा टफ है कि उसमें ऑल इंडिया के लोग आते हैं। राजस्थान का है तो उससे थोड़ा स्टैंडर्ड कम है, लेकिन बाकी 99% दोनों बराबर है। और सर इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो कोटे होते हैं, जैसे कि, तो क्या इसमें भी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम है, इसमें भी कोटा नहीं, होता है? वो बिल्कुल रिजर्वेशन पॉलिसी सभी जगह बराबर है। जनरल को 3 अटेम्प्ट है, उसके बाद ओबीसी के लिए है, महिला के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए है, एससी के लिए है, उनको 3-3 चांसेस और मिलते हैं, उनको 6 चांस मिलते हैं, जनरल वालों को 3 चांस मिलते हैं। और सर थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा आप बताएंगे सर कि आईपीएस बनने के बाद में जो ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, जितना कि अपन बता सके पब्लिकली, वो कैसा एक्साइटेड रहता है, क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, किन किन चीजों का अपने को फिजिकली कितना फिट होना कंपलसरी है, या ये आपने रिटर्न एग्जाम और आपने इंटरव्यू पास कर लिया तो फिजिकल उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बाद में आप कर सकते हो अपने आप? बेसिकली आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें प्री होगा, फिर मेन होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। आरपीएस एंड आईपीएस का मेडिकल थोड़ा टफ है, इसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, बाकी सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स अलग है। उसके बाद में आपको 2 साल की ट्रेनिंग है, आईपीएस हो चाहे आरपीएस हो। 1 साल की ट्रेनिंग इसकी इंस्टीट्यूशनल है। राजस्थान में आपको आरपीएम है, राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में बनी हुई है, उसमें ट्रेनिंग मिलती है। आईपीएस वालों के लिए एनपी है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, उसमें 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो जो ट्रेनिंग है वो आपको कैटर कर लेगी, फिजिकली आप कैसे भी हो वो आपको कैटर कर लेगी, 1 साल में आपको बिल्कुल फिट कर देंगे। ओके, तो सर इसमें जो एंट्री पॉइंट है वो क्या रहता है बेसिकली? अपने को कब, अपने को, अब जैसे जो बच्चा है, कि एक तो बच्चे आजकल अपन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से इंस्पायर हो गए, अपने को इंटरनेट, जैसे आपको लगा था सर कि ठीक है आप फादर से इंस्पायर थे, लेकिन आपने थोड़ा पब्लिकली भी देखा था, तो एक बंदे को कैसे पता लगे कि वो बंदा इसके लिए सही डायरेक्शन में जा रहा है और एक उसका पाथ सही रखे और वो अपने आप को डाइवर्ट ना करे? बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट है, सर्विसेज सभी अच्छी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, अगर यूनिफॉर्म की सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको आरपीएस या आईपीएस ऑप्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये सर्विस थोड़ी टफ है, लेकिन इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। ये जो आपके पास पीड़ित ही आएगा, जो समाज में बदमाश से किसी से पीड़ित है, वो पुलिस के पास आएगा और उसकी अगर आपने हेल्प कर दी
तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं किसी के काम आया। और ऐसे चांस आपको लाइफ में हज़ारों में मिलेंगे। तो ये एक जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको दूसरे जॉब में नहीं मिलेंगे। दूसरे जॉब में आपको गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से आएगा, आपने गवर्नमेंट का काम कर दिया ठीक है, नहीं किया तो अलग बात है। लेकिन इसमें आपके पास जैसे डॉक्टर के पास पीड़ित आता है, ऐसे समाज या अपराधियों से पीड़ित आपके पास आता है। और सर इसमें भी कोई शेड्यूल टाइमिंग रहती है कि जैसे 10 to 5 की जॉब है, या मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, या इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है बट है, और या फिर है लेकिन कभी अगर इमरजेंसी है तो वो टाइम स्पॉइल हो सकता है? नहीं, वैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें 24 आवर आप ड्यूटी पे माने जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑफिस पोस्टिंग है तो आपको मंडे टू फ्राइडे है, 10 से 6, 9:30 से 6 नौकरी है। सैटरडे संडे जनरली ऑफ रहता है अगर आपकी कोई मीटिंग, कोई ड्यूटी ना आ गई हो। लेकिन फील्ड में कोई संडे ऑफ नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आप सुबह 6 से लेके रात को 12 बजे तक भी हो सकते हैं। तो हमने 72 घंटे डायरेक्ट भी ड्यूटी दी हुई है। वो इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है। और सर एक और बात, जैसे कई बच्चे इसलिए भी आ जाते हैं या उसमें देख करके कि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, है ना? तो सर एक आईपीएस को क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं एक एज अ ऑफिसर, और क्या डिफरेंस है अदर कैडेट्स के अपेक्षा उसमें? नहीं, जनरली सभी को एक सी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको ऑफिस मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको सारी सुविधाएं मिलती है आपकी जॉब के हिसाब से। और ये दूसरी सर्विसेज में मिलते हैं। लेकिन पुलिस में एक आइडेंटिफिकेशन है, आपको यूनिफॉर्म मिलती है तो आप यूनिफॉर्म पहन के पब्लिक में खड़े हो तो चाहे कांस्टेबल भी है तो उसको पहचानते हैं कि ये पुलिस वाला है। बाकी सब सिविल में है तो आपको बताना पड़ता है कि मैं कलेक्टर हूँ तो पहचानेंगे, अदरवाइज नहीं। ये डिफरेंस है। और सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ इतने सालों का, जो देख करके बच्चे थोड़ा और इंस्पायर्ड हों, या आपने उस चीज से इंस्पिरेशन लिया हो अभी इवन ड्यूरिंग योर प्रमोशन टाइम, जिससे आप इस डीआईजी लेवल तक पहुंचे? अब इसमें एक्सपीरियंस की बात तो ये है कि बहुत स्टोरीज है। आपकी डेली एक स्टोरी होती है जब आप फील्ड में होते हो। कितनों की मदद की, कितने केसेस खोले। वो एक साइड ब्लाइंड मर्डर हो गया, आपने वो सबसे बड़ा ब्लाइंड मर्डर हम उसे कहते हैं जो डेड बॉडी मिली ना तो उसकी पहचान है ना मारने वाले की पहचान है। तो वो जब आप उसे इन्वेस्टिगेट करते हो, खोलते हो, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने ऐसा खोला। तो जो ब्लाइंड मर्डर है, लूट है, डकैती है, वो हमारा प्रोफेशनल काम है। बाकी जो जनरल केसेस है मारपीट के हैं जिसमें किसी ने मुकदमा कराया, 2 बयान लिए, वो एक जनरल है जो हर कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई भी उसकी तफ्तीश कर लेते हैं। लेकिन जो सनसनीखेज वारदातें जो अपन अखबारों में रोज पढ़ते रहते हैं, वो पुलिस के लिए चैलेंज होता है और उससे हर केस को खोलने पे अपने अलग ही आनंद आता है। और सर जैसे आपने बोला कि आप इस तरह के केसेस डील करते हो, तो कोई थ्रेड से रिलेटेड भी कहीं कई बार वो रहती है क्या सर प्रॉब्लम्स, जहाँ पे अपने को अपने आप को थोड़ा सेव रखना पड़ता है, या कोई ऐसे धमकी भरे कॉल्स या ऐसा कुछ आता है इस फील्ड में? नहीं, जनरली पुलिस में लकीली आज तक किसी को कोई थ्रेट नहीं मिली। या तो क्योंकि हमें तो जो दूसरों को थ्रेट मिलती है उसी को सॉल्व करने का हमारा काम है, तो डायरेक्ट थ्रेट नहीं देते। हाँ, जहाँ कभी लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है तो वहाँ आपकी जब पब्लिक से आप डील कर रहे हो और वायलेंट पब्लिक है तो वो थोड़ा सा आपको रिस्क रहती है, वो पार्ट ऑफ द जॉब है। और एक सर इसमें जो अपने को जो राइफल्स और वो सब मिलती रहे हैं, इसकी भी कोई क्या लिमिट है क्या सर? जब अपने को मतलब एक चलाने का एक टाइम फ्रेम है एज पर दी लॉ, या हमें जब भी लगे कि कुछ हमें पॉसिबिलिटी है तो हम चला सकते हैं, क्योंकि एक रूल से बंधी हुई चीजें हैं? नहीं, ये ट्रेनिंग के टाइम में हमें मिलती है और सरकार की तरफ से जब तक आप यूनिफॉर्म में हैं तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आप अपनी गन रख सकते हैं। गन को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप अपनी आत्मरक्षा में यूज़ कर सकते हैं और जैसी ज़रूरत है पब्लिक को, अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया और पब्लिक को कोई मार रहा है, जला रहा है, तो वहाँ आप फायरिंग कर सकते हैं। ओके। और सर इसमें एक चीज और निकल के आती है, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा आजकल मेंटली भी फैक्ट्री हो गए हैं और वो गलत राह में चले जाते हैं, तो आपके जैसा बंदा जिसने सारे फेजेस देखे हैं सर, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे सर कि वो अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखें और नेगेटिव एनर्जी को कैसे अवॉइड करें? क्योंकि सर आपके साथ तो ऐसा भी होता होगा, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर भी आता होगा,
है ना। और कई बार जैसे आपने बोला कि रोड साइड लोग हैं वो आ गए, कोई अपना नेतागिरी दिखा रहा है, तो आपको तो सबको डील करके एट द एंड आपकी सुनेगा वो, बट एक बार कोशिश तो आप पे करेगा, बट लेकिन लास्ट में आप ही की चलेगी। तो उस तरह के लोगों को कैसे, इससे कैसे लेसन लेना चाहिए सर? सभी बच्चों से जो भी सुन रहे हैं उनसे मेरी ये आग्रह है कि आपको अपनी सबसे पहली शिक्षा परिवार में मिलती है। स्कूल में, परिवार में जो भी बुजुर्ग आपको कह रहे हैं उस पर आप अपना ध्यान दें। वो जो आपको कह रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए, आपके भले के लिए कह रहे हैं। सोशल मीडिया में, गूगल में सर्च करके ज्ञान लें, लेकिन संस्कार नहीं ले सकते। संस्कार आपको घर से मिलेंगे। ग्रेट सर। सर अभी अपन इसको एंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है सर, कितने साल की आपकी सर्विस हो गई, और इसमें भी जैसे सब गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट हो, सब में एक रिटायरमेंट का टाइम फ्रेम रहता है, आर्मी में भी रहता है, तो इस सिविल सर्विसेज में रिटायरमेंट का क्या टाइम फ्रेम रहता है सर, और या मिनिमम कितनी करनी पड़ती है जिसके बाद आप सेल्फ रिटायरमेंट भी ले सकते हैं? एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब में आप 15 साल की नौकरी या 50 साल की एज हो तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है, तो मेरी 30 साल की नौकरी होगी। अभी मेरा इसी जून में रिटायरमेंट है, 30 साल की मेरी नौकरी होगी। इससे पहले मैंने 7 साल बैंक मैनेजर के रूप में भी काम किया था, तो मुझे सिविल सर्विस का भी और इसका पुलिस सर्विस का भी दोनों का एक्सपीरियंस है। लेकिन पुलिस सर्विस फार बेटर है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस हर तरह का हर फील्ड में मिलता है। ये जो है इसमें मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ मेरी 30 साल की नौकरी में। अच्छा सर, एक अपने मैं आपके देख पा रहा हूँ टचवुड, ये आपके 3 स्टार हैं और ये अशोक स्तंभ भी बना हुआ है, तो इसका भी क्या सर कोई एक क्राइटेरिया रहता है, या हर आईपीएस को ये सारा बाय डिफॉल्ट इतना पूरा मिलता है? ये पोस्ट के साथ साथ अलग अलग है ये। जैसे आरपीएस में आप डायरेक्ट एंट्री करते हो तो आप डिप्टी एसपी बनते हो, तो डिप्टी एसपी के 3 स्टार होंगे और आरपीएस लिखा होगा शोल्डर बैज में। उसके बाद वो जब एडिशनल एसपी बनता है तो उसको एक अशोक स्तंभ होगा, स्टार हट जाएंगे। जब वो सीनियर एडिशनल एसपी बनता है तो उसके एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होगा। जब वो हायर स्केल में चला जाए तो उसको 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ होगा। ऐसे ही आरपीएस जो आईपीएस आते हैं, तो जब डायरेक्ट वो एज ए ट्रेनिंग में, फील्ड ट्रेनिंग में आते हैं, एसीपी रहते हैं, तो उनको 3 स्टार रहते हैं। उसके बाद उनको भी ये अशोक स्तंभ, फिर ये अशोक स्तंभ स्टार एसपी में डीआईजी बनने पे ये 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ है। उसके बाद आईजी बनने पे स्टार और तलवार और बैटन वो मिलता है। वो एक क्रॉस, जिसको क्रॉस कहते हैं, उस पे तलवार होती है और बैटन लगा होता है। एडीजी बनते हैं तो अशोक स्तंभ, स्टार और वो क्रॉस होता है। ये प्लस कॉलर, डीआईजी को कॉलर होती है, आईजी को फिर कॉलर बदल जाती है, कैप बदल जाती है। अच्छा, ये आर्मी के से जैसे ज्यादातर आर्मी से इंस्पायर हो रहा था मैं। जी जी जी, ओके, ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा सर से बात करके, और सर ने काफी इंसाइटफुल चीजें बताई कि कैसे आप आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, आरपीएस की तैयारी कर सकते हैं, और होप आपको पसंद आया होगा। सो एनी लास्ट मिनट नोट सर टू स्टूडेंट्स और टू व्यूअर्स? किसी भी काम के लिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका कोई कैरियर बनाना हो, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, आपको लगन, मेहनत और डिवोशन देना पड़ेगा टाइम, तभी आपकी मेहनत सफल होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुनील सर फॉर योर टाइम, एंड विश यू अ गुड लक। अच्छा, जाते जाते एक बार और सर, जैसे कि और सर्विसेज में, और आप कह रहे हैं यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड टचवुड आप हैं, तो क्या रिटायरमेंट के बाद इसमें भी, पुलिस सर्विसेज में भी वो वॉलंटरी सर्विस का ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं? ऐसा पुलिस में कोई ऑप्शन, क्योंकि जैसे कई गवर्नमेंट ऑफिस में हमने सुना है, इसमें कोई वॉलंटरी सर्विसेज देने का कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, तो थैंक यू सर, आपने इस बारे में बताया, और होप आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और टॉक्स में लाता रहूंगा। Thank you very much. Keep subscribe our channel. Keep supporting. Thanks. Thank you.